Hello everyone, my name is Sukanya Sharma and I welcome you all to the online platform of SSC Elite Classes. अब हम क्या कर रहे थे आप बताइए। देखो, हम जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो चल रहा था मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे 12 से 35 के बीच में आते हैं, वो बात हमने पढ़ ली थी। और हमने अपने मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 वाले करने थे। ठीक है, 12 में हमने क्या पढ़ा? 12 में हमने पढ़ा कि कौन से वो राज्य राज्य इसमें किसको बोल रहे हैं, ये चीज हमने पढ़ी कि राज्य अगर आपके साथ ये करता है या आपका मौलिक अधिकार छीनता है किसी भी तरह से, तो वो राज्य क्या है। राज्य में LIC भी आएगा, राज्य में ऐसी कंपनी भी आएगी, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ONGC भी आएगा, राज्य में पंचायत भी आएगी, राज्य में पार्लियामेंट भी आएगा। ठीक है, तो सारी चीजें जो राज्य में लिखी गई हैं, जो राज्य जिसको हम मानेंगे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स के बीच में, वो डेफिनेशन दी थी 12 में। ठीक है, 13 में क्या था कि ऐसे कानून, लॉ, ऐसे कानून जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन कर रहे हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार छीन रहे हैं, तो उन कानूनों को हम नहीं मानेंगे। 13 में वो बात हुई थी। फिर 14 से 32 तक थे अधिकार जो हमें मिले थे। ठीक है, 14 से 32 तक थे जो हमने अपने अधिकार हमें मिले थे कि 14 से 18 में हमें मिला समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। 19 से 22 में हमें कौन सा अधिकार मिला? राइट टू फ्रीडम, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी था, या फ्रीडम ऑफ एजुकेशन था, है ना। उसके बाद 22 के बाद 23-24 में क्या था? अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, की हमारा कोई शोषण ना हो। ठीक है, उसके बाद 25 से 28 के बीच में क्या था? धर्म का फ्रीडम था, हमें जो धर्म अपनाना है हम अपना सकते हैं। ठीक है, वो चीज भी हमने कर ली। उसके बाद हमने कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स देखे कि अगर अपने कल्चर को बचाने के लिए हमें कुछ इंस्टीट्यूट में बनाने हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट सेटअप करने हैं, या अपनी स्क्रिप्ट को बचाना है, अपनी भाषा को बचाना है, अपनी लिपि को बचाना है, उसको बढ़ावा देना है, वो हमारे पास अधिकार थे। तो ये थे 29 और 30 में। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 32। 32 में क्या था? संवैधानिक उपचार। ये भी हमने कर लिया था कि उसमें अगर संवैधानिक उपचार का क्या मतलब था कि हमारे मौलिक अधिकार अगर छीने जाते हैं तो हमारे पास 5 तरह के रेमेडीज होते हैं कि जिसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार छीने गए हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल था हमारा कौन सा? 32। और अगर हम उन्हीं अधिकारों के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में भी हम जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट के लिए वो आर्टिकल कौन सा है? 226। लेकिन हाई कोर्ट हमें मना भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमें मना बिल्कुल भी नहीं कर सकता है कि नहीं नहीं हम नहीं सुनेंगे। वो मना करेगा, वो किस केस में मना करेगा वो हम आज पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी किस केस में हमें मना कर सकता है। एक तो वो कर सकता है नेशनल इमरजेंसी के केस में, जब नेशनल इमरजेंसी चल रही हो। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं कि एक्सेप्शंस, जो ये फंडामेंटल राइट्स की ही जो मौलिक अधिकार में हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों की एक्सेप्शंस की किस किस केस में आपके अधिकार छीन भी सकते हैं या हम उन अधिकारों को मानने से मना भी कर सकते हैं। तो उन अधिकारों के बारे में, उन एक्सेप्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 में, अनुच्छेद 33, 34 और 35 में। ठीक है, तो देखते हैं अनुच्छेद 33 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 33 बात करता है कि पार्लियामेंट या हमारी संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट। ये बात दिमाग में रखना कि फंडामेंटल राइट हमारे एब्सोल्यूट या पूर्ण नहीं है, सैक्रोसेंट या मतलब पवित्र नहीं है, उन पे रोक लग सकती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट रोक लगा सकता है कुछ पेशों पर या कुछ ऑक्यूपेशंस, कुछ व्यवसाय पे। वही व्यवसाय, कौन कौन से व्यवसाय? वो व्यवसाय भी उन्होंने बताए हुए हैं, वो पेशे भी बताए हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में क्या आता है? हमारा एयरफोर्स, आर्मी,
या हमारी नेवी या नेवल फोर्स। पैरामिलिट्री में क्या आता है? बीएसएफ आता है, एनएसजी या ब्लैक कमांडोज, ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं, या सीआरपीएफ या फिर असम राइफल्स भी, ये भी मिलिट्री ही होती है लेकिन आर्म्ड फोर्सेस में नहीं, ये पहला मिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं इनको, ठीक है। या इनको और क्या बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? सशस्त्र बल, ठीक है। और पुलिस फोर्सेस, अगर मैं पुलिस की भी हूँ तो भी मेरे अधिकार जा सकते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी पार्लियामेंट लॉ कानून बना सकते हैं। या अगर मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में हूँ, ठीक है, आईबी में हूँ, या अगर मैं रॉ में हूँ, तब तो चलो मेरे बहुत सारे अधिकार जा सकते हैं, है ना। तो अगर मैं ये कोई भी फोर्सेस, ये कोई भी पेशा, सरकारी पेशा है, कोई भी पेशा अगर अपनाती हूँ, ज्वाइन करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उस माइंडसेट से ये ज्वाइन करूंगी कि मेरे कुछ अधिकार छीने जा सकते हैं, और मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरे मौलिक अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं, ठीक है, क्यों इन पे रोक लग रही है, क्यों इन पे रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 33 में, ठीक है। अब बात देखकर आगे क्या लिखा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन, की इस प्रावधान का उद्देश्य क्या है कि जो ये पेशे वाले लोग हैं ये अपनी ड्यूटी करें और डिसिप्लिन में रहें। अब मैं आर्मी में हूँ, हमने कहीं पे अटैक करना है, जैसे एग्जांपल देती हूँ, पूरी अटैक किया था हमने, है ना, तो वो अटैक की, वो ऑपरेशन की प्रेपरेशन काफी टाइम से चल रही होगी, है ना। उसको, वो जो एक्सरसाइज हमने फॉर्म की थी, जो हमने वहां परफॉर्म की थी, तो उसके लिए वो लोग, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से उन्होंने बोल दिया कि कल हमने वहां पे अटैक करना है और कल उठ के हम अटैक करेंगे, नहीं, हमने उसके लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन वो बहुत सीक्रेसी में की गई थी, ठीक है, तो सबको भी नहीं पता थी वो बात। और अगर मैं भी उस ऑपरेशन का पार्ट होती, और मैं जो है आर्मी में हूँ, मुझे पता है ऑपरेशन करना है और ये किसी को बताना नहीं है, उसके बाद तो चलो सबको पता चल गया था जब वो हुआ था, लेकिन किसी को बताना नहीं है, और मैं जो है बहुत एक्साइटेड हूँ मान लो इस चीज के लिए, और मैं ऑनलाइन जाके, लाइव जाके सबको बता देती हूँ कि हम तो कल ऑपरेशन करने वाले हैं, हम ये अटैक करने वाले हैं, तो इससे क्या होगा? पूरे देश की सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस केस पे मुझे जो है मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेरा रिस्ट्रिक्ट होगा। मैं इस स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाऊंगी अगर मैं इन पेशों में जाती हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पार्लियामेंट, हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए लॉज बना सकती है, ठीक है। और ऐसे जो लॉज हैं, ऐसे जो कानून हैं, उनको किसी भी मौलिक अधिकार को जो उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरा फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन छिन रहा था, इसमें उस पर रोक लग रही थी, तो इसको मैं अदालत में चुनौती नहीं दे सकती हूँ कि मेरा फ्रीडम ऑफ राइट एंड एक्सप्रेशन द्वारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इस पे रोक लग रही है, ठीक है, इसके अगेंस्ट मैं उल्लंघन की चुनौती नहीं दे सकती। ये बात लिखी है। और क्या लिखी है कि आर्म्ड फोर्सेस, जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस थी, एक तो होते हैं जो वो लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस में वो लोग भी आएंगे जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उनकी तैयारियां करवा रहे हैं, जैसे कि जो और एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी वहां पे काम कर रहे हैं, जैसे कि नाई, बढ़ई, मैकेनिक, ठीक है, बार्बर है, कारपेंटर है, जो मैकेनिक है, जो उनका खाना बना रहा है, वो लोग भी तो होते हैं, चौकीदार है, बूट मेकर है, दर्जी हैं जो उनकी यूनिफॉर्म्स बना रहे हैं, ये सारी चीजें ये आर्मी की अपनी होती है ना, और ये भी आर्मी के ही कर्मचारी हैं, तो ये रिस्ट्रिक्शंस आर्मी के हर कर्मचारी पे लगेगी। उनके मौलिक अधिकार को अगर रोक लगानी चाहे तो रोक लगाई जा सकती है, और उसके अगेंस्ट ये लोग कहीं पे भी चुनौती नहीं दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 किसकी बात करता है? बात करता है मार्शल लॉ की, या मिलिट्री के कानून की, मिलिट्री लॉ
कुछ ऐसे एरियाज, एग्जाम्पल नक्सलाइट एरियाज होता है, जैसे छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो नक्सल्स का एरिया माना जाता है, ठीक है। और वहां पे जो है कई बार आप इमरजेंसी लगाने का कुछ वो नहीं है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो हम आर्मी को देते हैं कि यहाँ पे आप अपना रूल, ये चीज हमसे नहीं संभल रही, यहाँ पे मार्शल लॉ लगा लो, ठीक है। तो मार्शल लॉ में क्या होता है, प्रोवाइड फॉर रिस्ट्रिक्शन, फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगती है, ठीक है, हमारे जो मौलिक अधिकार है उन पे प्रतिबंध लगता है। while military law is enforced in any area within the territory of India, किसी भी एरिया में लगाओ, ऐसा नहीं है कि स्टेट में ही लगता है या पूरे देश में लगेगा। जैसे नेशनल इमरजेंसी होती है, तीन तरह की इमरजेंसीज होती है ना हमारी, नेशनल जो पूरे देश में लगती है, स्टेट इमरजेंसी जो किसी राज्य में लगती है, और फाइनेंशियली इमरजेंसी अगर हमारे को कोई आर्थिक रूप से कुछ दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियली कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट कैन वैलिडेट, जहां मार्शल लॉ लगा हो तो मिलिट्री वाले अपने हिसाब से कानून चलाते हैं। मान लो अगर 2 महीने के लिए मार्शल लॉ लगा, 1 महीने के लिए मार्शल लॉ लगा, 15 दिन के लिए लगा है, तो उस टाइम पीरियड में जो मिलिट्री के लोग होंगे वो अपने हिसाब से कानून को फॉलो करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे 4 लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए, उन्होंने ये बोल दिया, नोटिस निकाल दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर कहीं 4 लोग इकट्ठा होंगे, चाहे वो पीसफुली इकट्ठा हुए हैं, तो उनको उठा के अगर वो कमरे में बंद कर दें, तो इस चीज को हम ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने कुछ गलत किया। पार्लियामेंट उस चीज को सही बोल सकता है कि हाँ आपने ये ठीक किया है। यही बात इसमें लिखी है कि कैन वैलिडेट, कि वो मान सकता है एनी सेंटेंस पास्ड, या कोई अगर पनिशमेंट दी है उसको भी मान सकता है, ठीक है, कोई ऑर्डर दिया है या कोई भी काम किया है मार्शल लॉ के अंडर, तो पार्लियामेंट या संसद उस चीज को मान सकती है, ठीक है। ऐसा कानून उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कहाँ पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, उसको ये बोल के चैलेंज नहीं कर सकते कि ये तो लोगों का आपने मौलिक अधिकार छीन लिया, ठीक है, यही बात इसमें लिखी है। और इसी को मानने के लिए पार्लियामेंट किसी भी तरह का कानून भी बना सकती है कि हाँ ये इस टाइम पे हम मिलिट्री रूल को मानेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी क्या और होती है और मिलिट्री रूल क्या होता है, तो ये चीज क्या होती है, इसका डिफरेंस हम देखते हैं एक बार। नेशनल लॉ क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, नेशनल इमरजेंसी में क्या फर्क पड़ता है, एक तो हमारे मौलिक अधिकार तो जाते ही जाते हैं, और क्या होता है, सेंटर स्टेट, केंद्र और राज्य के संबंधों पे फर्क पड़ता है। जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो सरकार जो केंद्र पे है उसके पास ज्यादा पावर आ जाती है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमारी केंद्र ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है या यूनिटरी हो जाती है एक तरह से सरकार। तो जो सब्जेक्ट्स जैसे हमने लिस्ट में पढ़े थे, कुछ कानून राज्य अपने हिसाब से बना सकती है, तो वो सारी पावर किसके पास चल जाएगी, केंद्र के पास। तो केंद्र और राज्य के संबंधों पे फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू को भी, मतलब फाइनेंसेस जो स्टेट को जाते हैं, जो होता है ना सेंटर से स्टेट की तरफ भी फंड्स जाते हैं, फाइनेंसेस जाते हैं उस स्टेट को अपने रूल्स, अपने कानून, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो उन रेवेन्यू पे भी फर्क पड़ेगा कि वो पैसा किस तरह से जाएगा, किस तरह से नहीं जाएगा, ये चीज भी राज्य बदलाव कर सकता है, तो इस चीज पे भी फर्क पड़ता है। चौथा, लेजिस्लेटिव पावर, कि कोई कानून अगर उस टाइम पे पार्लियामेंट किसी स्टेट के लिए, राज्य के लिए कानून बनाता है तो वो बना सकते हैं। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो 4 चीजों पे फर्क पड़ता है, फंडामेंटल राइट्स, सेंटर स्टेट, केंद्र और राज्य के रिलेशनशिप, और तीसरा कौन सा था, राजस्व, मतलब रेवेन्यू का अगर कोई फर्क पड़ सकता है, और चौथा कौन सा था कि विधायी शक्तियों पे, लेजिस्लेटिव पावर पे भी फर्क पड़ सकता है, ठीक है। और मार्शल लॉ में क्या होगा, सिर्फ इट अफेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, ये मौलिक अधिकारों को फर्क डालता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या डिफरेंस है कि ये जहां मार्शल लॉ लगा होता है वहां पे जो नॉर्मल कानून, लॉ कोर्ट्स हैं वो नहीं चलेंगे, फिर वहां कौन सा चलेगा, मार्शल कोर्ट्स। जो मिलिट्री के अपने कोर्ट होते हैं वही अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, वही माने जाएंगे, और जो गवर्नमेंट के या ऑर्डिनरी कानून है वो सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में वो सस्पेंड नहीं होते, वो चलते रहते हैं, वो कंटिन्यूड रहते हैं, ठीक है।
तीसरा क्या डिफरेंस आता है, इट इज इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी जगह का कोई भी रीजन, मणिपुर में कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत मास लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार से, राज्य की सरकार से नहीं हैंडल हो रहा, तो वहां पे मिलिट्री रूल लगा दिया, ठीक है। अब कि मिलिट्री अपने हिसाब से कानून बनाओ, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तो कोई भी रीजन हो, ठीक है, ये रीजन यहाँ पे कोई भी नहीं हो सकता। अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो पहले 3 रीजन होते थे। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस का रीजन दे दिया, इंटरनल डिस्टर्बेंस का रीजन दे दिया कि अंदरूनी कुछ ऐसी ही डिस्टर्बेंस हो गई और हमने नेशनल इमरजेंसी लगा दी, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, केंद्र ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो उस तीसरे रीजन को जो है कट कर दिया और 2 ही रीजन रहे, इंटरनल, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी तौर से अगर एग्रेशन आ रहा हो, जैसे किसी दूसरी कंट्री से भारत को खतरा है, कोई दूसरी कंट्री भारत पे अटैक करने वाली, तो ऐसे केस पे नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, पहला रीजन। दूसरा, आर्म्ड रिबेलियंस, अगर देश के अंदर ही लोग शस्त्र उठाकर खड़े हो जाएं और रेबेलियन करने लग जाएं देश के अगेंस्ट, तो उस केस पे भी केंद्र अपने हाथ में पावर ले लेगा। तो मार्शल लॉ में कोई भी रीजन हो सकता है मार्शल लॉ लगाने का, लेकिन इमरजेंसी में कोई भी रीजन नहीं होगा। इमरजेंसी में होगा एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन, 2 रीजन। तीसरी क्या बात कहते हैं, मिलिट्री लॉ का ऐसा नहीं है कि मिलिट्री लॉ पूरे देश पे लगता है। ये कुछ कुछ एरियाज, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे नक्सल्स वाला एरिया, उसमें अगर 3-4 डिस्ट्रिक्ट भी आ रहे हैं तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, ये छोटी सी कोई जगह आ रही है, वहां पे वो मिलिट्री रूल लग जाएगा। लेकिन ये या तो पूरे कंट्री में लगेगी या फिर किसी राज्य में लगेगी, ठीक है। और क्या होता है, मार्शल लॉ इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है, इम्प्लिसिट मतलब मार्शल लॉ लग गया, उसके लिए कोई अलग से आर्टिकल नहीं दिया है कि हाँ इस आर्टिकल में मार्शल लॉ की बात हुई है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो ये एक्सप्लिसिट होती है। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है, इसका उल्टा, कि इसको लिखा गया है, एक्सप्लिसिटली दिया है, लिखा हुआ है कि कौन से अनुच्छेद में, एक्सप्लिसिटली लिखा है कि आर्टिकल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 या 360, इन तीनों आर्टिकल्स में लिखा है कि हम नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, इसके लिए अलग से आर्टिकल्स दिए हैं, इसके लिए अलग से आर्टिकल नहीं दिया है, ये इम्प्लिसिट है, ये ऐसे ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये थी बात आर्टिकल 34 की या मार्शल लॉ की। अब हम करेंगे अपना लास्ट आर्टिकल या लास्ट अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का, जो है अनुच्छेद नंबर 35। तो 35 किसकी बात करता है, 35 बात करता है पार्लियामेंट की कुछ पावर्स की और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस या क्या क्या चीजें पार्लियामेंट ने की है एक्सेप्शनली। तो केवल संसद को ये पावर है कि वो रिजर्वेशन कर सकता है जॉब्स पे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, और ये लिखा है आर्टिकल अनुच्छेद 16 के तीसरे भाग में कि निवास के आधार पर नौकरियों में आरक्षण कौन दे सकता है, पार्लियामेंट। निवास के आधार पे नौकरियों में आरक्षण कौन दे सकता है, पार्लियामेंट। दूसरी चीज अगर हम देखें 32 के तीसरे भाग में क्या लिखा है कि केवल पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ फोर्सेस को। क्या कर सकता है कि पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि फंडामेंटल राइट जहां पे रुकने हो उसकी रिस्ट्रिक्शन पे काम कर सकता है, अदर देन सुप्रीम कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट के बजाय, एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स इशू करने की, रिट्स कौन से आर्टिकल में थी,
आर्टिकल 32 में। ये पावर किसके पास थी? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को, किसी हाई कोर्ट को, किसी और कोर्ट को पार्लियामेंट ने अगर पावर दी है, हाई कोर्ट को दी है 226 में, तो ऐसे ही किसी और कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर पावर देनी है कि जिसको रिट वो अगर इश्यू कर सकता है, तो वो काम कौन कर सकता है कि वो पावर किसी को और कोर्ट के हाथ में पार्लियामेंट ही दे सकता है। ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट को है। ये लिखा है 35 में। और क्या लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया। और क्या कर सकता है कि मार्शल लॉ भी लगा सकता है, पार्लियामेंट मार्शल लॉ इशू कर सकता है आर्टिकल 34 के लिए। मार्शल लॉ के लिए अलग से कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में आज हमारा कंप्लीटली पूरा हो गया है फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद जो हम फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे और हम अपने नेक्स्ट डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे टॉपिक्स करेंगे। तब तक के लिए आपने रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।